हम बात कर रहे हैं राजनीति की, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के अंतिम चरण में हम हैं। हमारे साथ इस वक्त है महाराष्ट्र के बहुत वरिष्ठ नेता और मुंबई में जिनके नाम की चर्चे रहे। उत्तर पूर्व मुंबई लगातार सन 1984 से जब चुनाव लड़ते रहे, पूरे मुंबई में कैंडिडेट बदलते रहे, लेकिन 1984 से अब तक कांग्रेस ने एक उम्मीदवार पर लगातार भरोसा दिखाया और विश्वास जताया, वो है गुरुदास कामत। फिलहाल हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदास जी। थैंक यू। 8वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये आपने जैसा कहा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सबसे पहली बार, मैं 28 साल का था उस वक्त, महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था, और मुझे हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्षेत्र से, जब 21 लाख मतदाता होते थे ईशान्य मुंबई से, वहां से मुझे कांग्रेस का नुमाइंदा बनाकर लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तब सिटिंग एमपी थे, 2 टर्म जीते हुए थे, और प्रमोद महाजन, मैं महाराष्ट्र युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था, प्रमोद महाजन महाराष्ट्र भारतीय युवा जनता का अध्यक्ष था, और हम तीनों में लड़ाई हुई। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का डिपॉजिट जब्त हुआ और मैं करीब करीब 1 लाख वोटों से मैं जीतकर संसद में गया। तब से लेकर आज तक 8वां लोकसभा चुनाव हो रहा है। हर वो चुनाव में कभी भी कांग्रेस आला कमान ने हमारे टिकट के बारे में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। चुनाव हो रहा है, हर वो चुनाव में कभी भी कांग्रेस आला कमान ने हमारे टिकट के बारे में कभी कोई दिक्कत नहीं आई और हर चुनाव में मुझे पेश किया गया। ये तय था, उत्तर पूर्व मुंबई गुरुदास का, मतलब दूसरा कोई उम्मीदवार है ही नहीं, लोग मानते ही नहीं थे दूसरे किसी को। स्थितियां बदली, परिसीमन हुआ नए सिरे से, कहीं दक्षिण मध्य, उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिम, ये 3 ऐसे इलाके थे। तो सोचा गया था कि किसी एक में गुरुदास जी का तो लड़ना तय था। उत्तर पश्चिम में आए, थोड़ा सा वहां की भौगोलिक स्थिति, यहां की भौगोलिक स्थिति में कुछ फर्क पाया आपने? नहीं, वैसे तो देखा जाए तो यहां की समस्याएं और वहां की समस्याएं करीब करीब एक समान है। वैसे ही हम मुंबई को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर के नाम से मुंबई जानी जाती है। मुंबई एक मिनी इंडिया है। ईशान्य मुंबई में जो मैं देखता था वही यहां पर मैंने देखा है, और करीब करीब समस्या वही है। पानी की किल्लत है, यातायात की प्रॉब्लम्स है, वन जमीन पर जो प्राइवेट फॉरेस्ट का मसला उठा था, लाखों लोग उसमें परेशान हैं। उसका जो सुझाव हमने किया उसके बारे में मैं बता सकता हूं आपको। और करीब करीब वही ईस्ट और वेस्ट का मामला था। ईस्टर्न सबब में भी तेजी से आबादी बढ़ी और वेस्टर्न में भी। यहां पर कुछ पॉश इलाके भी आपके चुनाव क्षेत्र में है, जैसे जुहू की तरफ का है, वर्सोवा, यारी रोड और लोखंडवाला जैसे इलाके हैं, वहां पर भी आपके पास काफी कुछ था। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो कंजेशन वहां था, वो लिंक रोड वगैरह बनने से थोड़ा सा सुधरा। यहां की स्थिति में आपको ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को लेकर लोग आए होंगे आपके पास? सुधरेगा अभी, क्योंकि जो प्रकल्प हम लोगों ने कई सालों की मेहनत के बाद अब जब काम दिख रहा है मुंबई में, मुंबई की जनता जो पूरे देश की हर कोने से यहां आकर बसी हुई है, कुछ सपने देख के लोग आए हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं। मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की नगरी है। लोग कुछ समझ के यहां आ जाते हैं और फिर देखते हैं कि परिस्थिति वैसी नहीं जैसे हम सोचते थे, लेकिन आज वो सारे सपने पूरे होते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। ट्रेन के यात्री जो है, लाखों लोग दिन में जाते हैं। कई साल पहले राजीव जी के मेहरबानी से मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज 1 और फेज 2 एमयूटीपी के अंतर्गत हजारों करोड़ की लागत मुंबई में रेल प्रवासियों को राहत दिलाने के लिए 2 एडिशनल ट्रैक सांता क्रूज से विरार तक का नया प्रस्ताव हम लोगों ने मंजूर करा के लिया। मेरे पुराने क्षेत्र कुर्ला से लेकर ठाणे तक हमने नया मंजूर करा के लिया। 150 करोड़ का मैंने कुर्ला टर्मिनस तक पूरा करवा के लिया, और उसी के आधार पर वो काम चलता रहा। कुछ बीच में रुकावटें आई, लेकिन अब सांता क्रूज से विरार तक पूरा ट्रैक हो चुका है। कुर्ला से ठाणा जल्दी हो जाएगा। उसके अलावा एक रास्ता ये भी ढूंढा था कि पूरे सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म बड़े किए जाए, ताकि 12 डिब्बों की गाड़ी हम इंट्रोड्यूस कर सके। आज करीब करीब वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे पे, दोनों पे, मेन लाइन पे 12 डिब्बे शुरू हो गए। 100 बहुत ही मॉडर्न ट्रेन्स मुंबई के यात्रियों के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 40 डिलीवर हो चुके हैं, 60 साल भर में आने को है। लेकिन
इसके बावजूद ये मुंबई एक आइलैंड सिटी, तीन तरफ से हम पानी से घिरे हुए हैं, समुंदर है, रास्ते नए बनाने की आवश्यकता है लेकिन बना नहीं सकते। जी। तो जो रास्ते हैं उनको चौड़े बनाए जा सकते हैं, उनकी मरम्मत हो सकती है। वो टार रोड्स की जगह में हम कंक्रीट रोड्स बना सकते हैं ताकि 10-10 साल वो रास्तों की मरम्मत की जरूरत नहीं है। उसके अलावा भी जो बढ़ती हुई आबादी मुंबई की बहुत बड़ी समस्या है। पूरी देश की जनता मुंबई की तरफ देखती है, रोजी रोटी के लिए देखती है। एक आर्थिक नगरी, फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है। अब तो सपना यह है पूरे एशिया में हम मुंबई को एक फाइनेंशियल कैपिटल बनाए, और उस वक्त में एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पूरे मुंबई नगरी में होने की आवश्यकता थी। और ये रोड्स, 16 फ्लाईओवर्स की काम हमारे सरकार ने पिछले साल शुरू करवा दिया है। कई जगह पर काम होता हुआ के मुद्दे पर सेना भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरीके से पेश करती है कि फ्लाईओवर्स की जो श्रृंखला बनी वो उनके कार्यकाल में बनी। बिल्कुल नहीं, ये झूठा प्रचार है। और वही मैं कहता हूं कि ये उदाहरण देखिए आप, लोगों को हम झूठा कह के ये सोच नहीं सकते कि मतदाता बेवकूफ है। पिछली बार जब 1995 में हम लोग हार गए थे और सेना बीजेपी आई, कई ये फ्लाईओवर्स, 15 फ्लाईओवर जब बंबई में उस वक्त बने, मुंबई में, वो सारे प्रस्ताव कांग्रेस के दरमियान हमारी सरकार के होते हुए सारे मंजूर हो गए थे। काम पूरा होते होते शिवसेना सत्ता में आई और पूरा क्रेडिट लेने लग गए। मैं मुलुंड से नई मुंबई का 75 करोड़ मैंने केंद्र सरकार से 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी और शीला कौल जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थी, एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। वो मैंने मंजूर करा के लिया क्योंकि मुलुंड, भांडुप, विक्रोली के लोगों को वाया चेंबूर नई मुंबई जाना पड़ता था। उन लोगों को बीच में से नई मुंबई जा सके ताकि एक नया रास्ता खुल सके। ये मैंने 75 करोड़ लाया, पूरा रास्ता काम लग गए। 4 साल होने के बाद 1996 में मैं हार गया और आचार संहिता की वजह से उस रास्ते का उद्घाटन नहीं हुआ। 2 महीने बाद, चुनाव के बाद, लाल कृष्ण आडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी जीते थे, उन्होंने उनको लाया और लोकतंत्र में जो सांसद रहता है उस वक्त उसे कार्यक्रम में स्टेज पे बिठाया जाता है। पूरी तमाशा हो गया था पूरे लोगों के सामने। इस तरह की बातें और भाषण हो रहे थे वहां पे, जैसे कि प्रमोद महाजन, जिन्होंने एक ईंट लगाने में न योगदान था, न प्रस्ताव देने में था, न मंजूर कराने में था, न पैसा लाने में था, 5 साल लगे और केवल मैं चुनाव में हार गया था तो हम लोगों में बैठे थे और वो स्टेज पर बैठा हुआ था। लेकिन आम जनता जानती थी। एक रेलवे का भी एक ऐसा ही इशू पिछली बार उठा था, आपने हमसे चर्चा की थी तब। राइट। वो रेलवे के किसका? मुलुंड ओवरब्रिज 10 साल से लोगों की मांग थी। राम नाईक रेलवे मंत्री बने, काम पूरा हो चुका था। यही उदाहरण मैं देता हूं। उसी दरमियान वहां पे कार्यक्रम में किरीट सोमैया को बिठाया गया और पूरे काले झंडे दिखाकर रेल मंत्री को वापस भेजा गया। ये काम 10 साल की मेहनत, कोई ब्रिज 75 करोड़ का ब्रिज 2 महीने में बनता नहीं है, 5 साल लगे थे उसमें। तो लोगों के सामने ये 15 फ्लाईओवर अगर शिवसेना ने बनाया था तो 99 में हारे क्यों? तो ये 16 प्रस्ताव, 16 फ्लाईओवर्स के आज काम हो रहे मुंबई में। सभी लोग जानते हैं कि मुंबई में कांग्रेस ने ये काम शुरू करवाया। आज मेट्रो रेलवे हमने मंजूर कराया। 1.5 साल पहले 2800 करोड़ का घाटकोपर से वर्सोवा तक दिन रात काम चल रहा है। 2011 के आखिर में खत्म होने वाला। बड़ी उपलब्धि के रूप में अब देखते हैं मेट्रो को। मेट्रो रेल परियोजना को एक बड़ी उपलब्धि अपनी मानते हैं गुरुदास कामत जी। इससे पहले के बहुत सारे प्रस्ताव पारित करवाए गए और किस तरह से आए उस पर भी हमने गुरुदास कामत जी से बात की। कुछ मुंबई से जुड़ी और समस्याओं पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुदास कामत जी हमारे साथ बने हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं गुरुदास कामत जी से। गुरुदास कामत जी हमारे साथ हैं। गुरुदास कामत जी से संबंधित अगर कोई सवाल आपके मन में हो, कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो या कोई शिकायत भी हो, आप हमारे माध्यम से भी गुरुदास कामत जी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा एड्रेस नोट कर लें, न्यूज एंड व्यूज विद सलमान का एड्रेस। आप ईमेल एड्रेस नोट कर लें, nnv@saharasamay.com, nnv@saharasamay.com। और हमें मेल भी करते रह सकते हैं। मेल करने के लिए आपको टाइप करना होगा nnv स्पेस देकर अपना नाम, स्पेस देकर आप जहां से हमें देख रहे हैं उस शहर का नाम, और फिर स्पेस देकर आप अपने संदेश 59090 पर हमें भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें गुरुदास कामत जी तक जरूर पहुंचाएं। गुरुदास कामत जी की जो भी उसका रिएक्शन हो, जो उनका जवाब हो, वो भी आपको हम पढ़कर सुनाने की कोशिश करेंगे। हमें इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। कामत साहब, बहुत सारी चीजें रहती हैं जब आप एक नए चुनाव क्षेत्र में आए। आपका एक इसे सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, हमेशा ट्रायंगुलर फाइट में आप फंसते हैं। पिछले दिनों जिस तरह के मुद्दे बने,
उसे लेकर एक आरोप कांग्रेस पर लगा था कि वो कहीं न कहीं एक दल को समर्थन देकर दूसरे किसी दल को कमजोर करने का, हालांकि आपसे कई बार बात हुई इस पर, आपने बहुत तेजी से उसका खंडन किया था, लेकिन क्या वो मुद्दा आपको आज भी शहर में नजर आ रहा है? मैं समझा नहीं आपका सवाल। जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात थी कि उसके नेताओं को और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को पनपने का या उसे सींचने का काम कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है शिवसेना को कमजोर करने के लिए। बिल्कुल सरासर गलत आरोप है। मैं राज ठाकरे की पार्टी को एक गुंडों की फौज में समझता हूं। जिस दिन से इन्होंने ये पार्टी बनाई और जो मुद्दा लेकर ये लोगों के सामने एक दहशत का वातावरण निर्माण करने के लिए, जो पहले शिवसेना वही करती थी और राज ठाकरे शिवसेना में थे तब भी यही काम करते थे और खास करके वही इसमें एग्रेसिव रहते थे। इन्होंने अपने अंदरूनी झगड़ों की वजह से, दो भाइयों में झगड़ा है, ये बाहर निकले और अपना दुकान खोल लिया इन्होंने एमएनएस के नाम से। मैं इनकी निंदा करता हूं, इनके कार्यक्रमों की निंदा करता हूं और मैंने पहले दिन से मैं आज 36 साल में राजनीति में हूं कांग्रेस के जरिए। 1972 में मैंने कांग्रेस में प्रवेश किया था। सत्ता में रहे या नहीं रहे, हमने कांग्रेस कभी छोड़ी नहीं है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस ने इस राजनीति में कभी विश्वास नहीं रखा है। राज ठाकरे पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। राज ठाकरे जैसे गुंडों की जगह सिर्फ जेल में होनी चाहिए, ये कहने वाला सबसे पहले मैं था। लगातार हम बोलते रहे और हमारे दबाव के बाद उन पर केसेस दर्ज करवाए गए और मैं आपको कहना चाहता हूं आज ही कल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी के ऊपर कार्रवाई होने की आवश्यकता है, दोबारा जांच होने की आवश्यकता है, ये कल ऑर्डर दिया है। मैंने पूरे प्रचार के दरमियान ये मुद्दा राज ठाकरे का उठाकर, परप्रांतियों के खिलाफ जो भाषा उठाकर जो गंदी बातें करता है, जो डरावने वातावरण बनाने की बात करता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने की बात मैं पहले दिन से करते आया हूं और हर मंच से मैंने कहा है कि एक ना एक दिन जुडिशरी में हमें भरोसा रखना चाहिए। हिंदुस्तान में जिस तरह से जुडिशरी की कार्रवाई चलती है, लाखों केसेस दर्ज होते हैं, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हैवानों की जगह जेल में एक न एक दिन होगी और आज मोदी जिस तरह से परेशान हुए हैं वैसे ही एक दिन राज ठाकरे और ऐसे करतूत करने वाले जेल के 4 कोठड़ी में होंगे, ये मैं दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं।